चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो प्रीवियस हमारे 2 क्लास हुए सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा, जिसमें हमने 1 to 15 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। आज इस क्लास में हम 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा 16 न्यूमेरिकल्स आपके सामने। देखो, हाँ 16 में आपको दिया है फिगर शो अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर बीइंग मूव्ड towards right at constant speed of 1 centimeter per second. The front edge enter the 20 centimeter wide magnetic field at t is equal to 0. Find the EMF induced in a loop at t is equal to 2 second, t is equal to 10 second and t is equal to 22 second and 30 second. चलिए, तो आपके सामने ये एक स्क्वायर लूप दिख रहा है। इसकी हर एक साइड का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां दिया है, दिस इज द इनसाइड द प्लेन। ठीक है, एंड ये जो स्क्वायर लूप है इसकी साइड का मेजरमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ये लूप जो है इसकी वेलोसिटी भी दी है हमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, हाँ इसका हमें t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे सॉल्यूशन में देखो, फर्स्ट ए पार्ट में t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो लूप है इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखो, आपको दिख रहा है कि जब लूप अंदर जाएगा, ठीक है, वो स्टार्ट करता है t इज इक्वल टू 0 से, और ये जो लूप है इसकी साइड का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर और वेलोसिटी दी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 2 सेकंड, जब t इज इक्वल टू 2 सेकंड टाइम हुआ होगा, तो इसका कितना पार्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओनली 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पार्ट होगा वो कितना एंटर हुआ होगा, 2 सेंटीमीटर, और ये होगा लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो देखो, यहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये लूप के साथ लिंक होगा, तो ये लूप में इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, तो वो हमें फाइंड करना है। चलो, तो इसके लिए हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, 0.6 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, दिस इज द 0.6 टेस्ला। चलिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड 0.6 एरिया, तो ये जो लूप इतना अगर एंटर हुआ है 2 सेकंड में, तो इसका एरिया 2 इंटू 5, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आप कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो 10 बाई 10 इंटू 10⁻⁻⁴ dt कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो यहां पे आपको मिलेगा ये 6/10, तो ये 10, और यहां पे 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये 3, तो इंड्यूस ईएमएफ आपको मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। चलो बी पार्ट की बात करते हैं। तो 10 सेकंड जो है इसमें लूप पूरा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब वो मूव कर रहा है तो इसके साथ कोई वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लूप है इसके साथ जुड़ रहा है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, इसका जो एरिया है दिस इज ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड EMF इंड्यूस इन अ लूप दिस इज 0। चलिए, फिर इसके बाद t इज इक्वल टू 22 सेकंड, तो 22 सेकंड में लूप यहां से बाहर निकल रहा होगा। यहां से लूप क्या कर रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा। तो इसका इतना पोर्शन बाहर निकला होगा, तो इसके साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा। जैसे जैसे 23 होगा तो और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, फिर 24 हुआ तो और 25 पे वो पूरा बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे ये जो लूप है एट 22 सेकंड, 22 सेकंड पे इसके साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, तो ये लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो वो फाइंड करना है। तो सेम ईयर जैसे ये फाइंड किया ऊपर वैसा ही सेम, तो आपको आंसर मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴
4 वोल्ट। दिस इज ऑल्सो 3 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। जो हमने ए पार्ट में किया वैसा ही सेम होगा। चलिए अगर डी पार्ट की बात करें तो वहां पे हमें t इज इक्वल टू 30 सेकंड पे फाइंड करना है। तो 30 सेकंड पे लूप आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिंक हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, दिस इज द 0। चलिए तो ये चारों पार्ट के हमने मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर लिया हर एक इंस्टेंट पे। चलो तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कहानी दी हुई है कि 17 में बोला है फाइंड द टोटल, सॉरी यहाँ पे बोतल नहीं यहाँ पे क्या आएगा, टोटल, हाँ बोतल नहीं भाई, ठीक है, क्या आएगा, टोटल, टोटल हीट प्रोड्यूस इन द लूप ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 0 to 30 सेकंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 4.5 मिलियन। ये भी कितना दिया आपको, 4.5 मिलियन। चलो तो जो आगे वाला जो क्वेश्चन था हमने जो इसका सॉल्यूशन किया, इसमें अगर आपने देखा हो तो जो इंड्यूस ईएमएफ था, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ कितना था, इंड्यूस ईएमएफ था वहां पे 3 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है सिर्फ वो लूप विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रहा था, 5 सेकंड तक वहां पे आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। फिर जब वो लूप बाहर निकलेगा तब 5 सेकंड के लिए आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, बाकी के टाइम में आपको इंड्यूस ईएमएफ वहां पे मिलेगा नहीं, ठीक है, ना तो वहां पे करंट फ्लो होगी। तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए यहां पे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हमें फाइंड करना है। चलिए तो यहां पे पहले तो आपको जो डेटा दिया है इसको नोट कर लो। रेजिस्टेंस इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 4.5 इंटू 10⁻³ ओम। चलिए अब हीट एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, H इज इक्वल टू V²/R इंटू टी। नाउ V² मीन्स 3 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R जो है वो 4.5 इंटू 10⁻³ और टाइम देखो कितना सेकंड, 10 सेकंड के लिए सब कुछ हो रहा है, तो टाइम आएगा 10। चलिए इसको और सिंप्लीफाई हम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 4.5 मीन्स 9/2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 10⁻³ इंटू 10। चलो ये 9 कैंसल, 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻1 यहाँ पे 4 हो गया, तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁴ जूल। दिस इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ स्क्वायर लूप, ठीक है, जब वो विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड हो मोशन करेगा तो इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। चलिए तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए 18 में क्या दिया हुआ है डाटा, हाँ 18 में आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन अ सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। चलो फिगर में कुछ आपको दिया हुआ है, हाँ, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतने रीजन में है, ऐसे सर्कुलर रीजन में इसी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ इतने सर्कुलर रीजन में ही है और इसका रेडियस भी दिया है। रेडियस कितना दिया है, दिस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, तो यू कैन नोट दिस इज द 10⁻⁻1 मीटर। आगे की कहानी देखो क्या दिया है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 40 ओम, मीन्स ये 4 ओम है, रेजिस्टेंस कितना है, यहां पे भी है मिस्टेक है, यहां पे 4 ओम आएगा। चलो लेंथ जो है वायर की दिस इज गिवन 80 सेंटीमीटर, मीन्स आप इसको लिख सकते हो दिस इज 0.8 मीटर एंड रेजिस्टेंस जो है दिस इज ऑल्सो गिवन दिस इज 4 ओम।
इज बेंट इनटू स्क्वायर फ्रेम। देखो ये स्क्वायर रेड जो आपको दिख रहा है स्क्वायर, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर फ्रेम में। एंड इज प्लेस विथ वन साइड अलोंग डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल रीजन। और कहां पे इसको पुट किया, इसका एक साइड, ये जो सर्कल है इसके डायमीटर के अलोंग हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर। इफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, देखो dB by dt is given, dB by dt is given, this is 0.01 टेस्ला पर सेकंड। दैट मीन्स कि आप इसको 10⁻² टेस्ला पर सेकंड लिख सकते हो। फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इंड्यूस इन द फ्रेम। चलो क्या फाइंड करना है, करंट हमें फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हमें पहले इंड्यूस ईएमएफ चाहिए। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो वेरी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो स्क्वायर लूप है, ठीक है, इसके अंदर यहां पे इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ अगर हम निकाल लेते हैं तो देन वी विल फाइंड द इंड्यूस करंट इन द लूप। चलो तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई डी टी, ठीक है। चलिए अब इसमें यहां पे एरिया जो है वो तो कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है dB बाई डी टी, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस आप लिख सकते हो। चलिए ए हो गया, ए इंटू dB बाई डी टी। अब देखो एरिया कौन सा लेंगे हम, तो एरिया सिर्फ इतना एरिया, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, उतने एरिया में ही ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिंक हो रहा है। तो ये सर्कल का हाफ, तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू dB बाई डी टी। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, पाई इंटू आर, आर मीन्स 10⁻⁻1 का स्क्वायर, दिस बिकम 10⁻², बाई 2 dB by dt, it is also given, this is also 10⁻²। चलो तो ये पाई, पाई की वैल्यू 3.14, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इट्स बिकम एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1.57 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या आ गया, इंड्यूस ईएमएफ इन अ लूप। चलो अभी हमें करंट भी फाइंड करना है, तो करंट के लिए देखो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर। चलो एप्सिलॉन अगर आप देखो तो वो है 1.57 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई, हाँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया है, दिस इज गिवन 4। चलिए फिर 1.57 डिवाइड बाई 4, जस्ट सपोज कि 1.6 होता, 1.6 डिवाइड बाई 4 करते तो आप 0.4 लिखते, बट यहाँ पे 1.57 है, तो ऑब्वियसली वो जो वैल्यूज है वो 4 से समथिंग कुछ कम आएगी, तो ये 0.39 कितना लिख सकते हैं हम, दिस इज 0.39 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, 0.39 इंटू 10⁻⁻4 और एम्पियर है, तो ये हमें करंट भी मिल गया। चलो तो इस तरह से हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं। चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखो 19 में क्या कहानी दी हुई है, हाँ 19 में देखो आपको दिया है, द मैग्नेटिक फील्ड इन द सिलिंड्रिकल रीजन शोड इन अ फिगर इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट 20 मिली टेस्ला पर सेकंड। देखो आपको यहां पे एक सर्कुलर रीजन दिया है, सेम ईयर, इधर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ऐसे ही है क्रॉस, ठीक है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इस सर्कुलर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है,
inside. Each side of the square loop ABCD and DEFA has a length of 1 सेंटीमीटर. हाँ, पहले यहाँ पे जो डेटा हमें दिया हुआ है इसको साथ में हम नोट भी करते जाते हैं. चलो, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, dB by dt is 20 into 10 raised to minus 3 Tesla per second. Each side of square loop ABCD and DEF has a length of 1 सेंटीमीटर. जो स्क्वायर लूप अंदर दिया हुआ इसकी लेंथ दी हुई 1 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 4 ओम. एक साइड का 4 ओम रेजिस्टेंस है. फाइंड द करंट इन वायर एडी इफ स्विच S1 इज क्लोज्ड बट S2 इज ओपन. देखो, अब आपको यहां पे लूप इस तरह से दिया है, इधर दी हुई है, दिस इज S1 एंड दिस इज S2. दो स्विच दी है. मैग्नेटिक फील्ड जो लूप सर्कुलर रीजन है इसमें अंदर की ओर है और ये लूप दिया हुआ है यहां पे. ठीक है, तो आपको ये जो एडी ब्रांच है उसमें आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी. तो आपको फर्स्ट केस दिया है. देखो, फर्स्ट केस में आपको क्या बोला हुआ है कि S1 जो स्विच है वो क्लोज्ड है, S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन. ठीक है, S1 जो स्विच है वो क्लोज किया और S2 है इसको हमने ओपन किया. चलिए, और मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये जो सर्कुलर रीजन में दिया है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? इंक्रीज. dB by dt दिया हुआ है. तो ऑब्वियसली ये जो लूप है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होगा क्योंकि वहां पे इंड्यूस ईएमएफ बनेगा. तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं, इंड्यूस ईएमएफ और करंट दोनों चीज फाइंड करनी है. हाँ, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? तो E इज इक्वल टू A dB बाई dt. तो एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 4. dB बाई dt हमें दिया है 2 इंटू 10 रेज टू 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 है, बट इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2. देन दिस बिकम 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 वोल्ट. दिस इज द ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ फर्स्ट पार्ट. अब करंट चाहिए, तो करंट के लिए I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई R. एप्सिलॉन 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 और रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, दिस इज द 4 तो कितना हो जाएगा? 4 ओम है एक साइड का, तो ऐसे टोटल 4 साइड कितना हो जाएगा? 16. देन दिस बिकम 1/8 इंटू 10 रेज टू माइनस 6. और अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको करंट मिलेगा कुछ 0.125 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 एम्पियर. दिस इज द करंट फ्लो व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन. ठीक है, तो इतना करंट फ्लो होगा. और इसकी डायरेक्शन देखो, तो इसके लिए याद है हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अंदर की ओर, और वो इंक्रीज हो रहा है. जो यहां पे ये लूप है FADE, वो लूप के साथ जुड़ने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जुड़ रहा है? अंदर की ओर है. तो ये लूप में से करंट फ्लो होगा और वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. तो इंक्रीज होता है तब अपोज करने के लिए याद है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं. तो देखो, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड सामने की ओर बनाएगा. तो सामने की ओर बनाने के लिए करंट कैसे फ्लो कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज. कैसे फ्लो करेगा करंट? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सामने की ओर बनेगा. एक मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड है वो अंदर की ओर है. और ये जो लूप है, लूप के अंदर करंट इस तरह से पास होगा कि वो
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड सामने की ओर बनाएगा। इस तरह से देखो, करंट एंटी क्लॉकवाइज कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन होगी ए टू डी। कहां होगी, ए टू डी की ओर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट की हमने बात की। चलो बी में क्या होगा, तो बी पार्ट में आपको दिया है कि S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। चलो अब क्या होगा, तो जैसा यहां पे हुआ वैसा वहां पे भी होगा, सेम ही करंट फ्लो होगा, सब कुछ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो करंट कितना फ्लो होगा वहां पे, 0.125 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। जो प्रोसीजर यहां पे हमने की वैसी ही सेम प्रोसीजर वहां पे भी होगा। जो प्रोसीजर हमने यहां की वैसी ही सेम प्रोसीजर वहां पे भी होगी। चलिए, तो ए बी पार्ट, सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में दिया है बोथ S1 एंड S2 आर ओपन। हाँ, बट यहां पे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, करंट जो फ्लो होगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो सेम ईयर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर ही है, तो ये लूप में करंट इस तरह से फ्लो होगा कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका अपोज करे। तो अपोज कराने के लिए वो कैसे करंट फ्लो कराएगा अपने अंदर, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो करंट फ्लो होगी वो कैसे फ्लो होगी, D2A। कैसे फ्लो होगी, करंट इज फ्लो D2A। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, D2A। और फर्स्ट में कैसा था, A2D, और यहां पे होगा D2A। चलिए, तो इस तरह से यहां पे करंट D2A फ्लो हुई और इससे पहले A2D थी। ठीक है, जब दोनों सेपरेट हमने स्विच जो है वो कनेक्ट किया तब ऐसा हुआ। अब सेकंड थर्ड केस में ऐसा दिया है कि दोनों S1 एंड S2 दोनों कैसे है, ओपन है। तो दोनों ओपन है तो वहां पे कोई भी करंट फ्लो होने का चांस ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई करंट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वहां पे सर्किट जो है ओपन है, तो वहां पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, बट करंट नहीं फ्लो होती है। करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्लोज हो। चलिए, फिर डी पार्ट की बात करें तो वहां पे दोनों S1 एंड S2 दोनों क्या है, क्लोज। जब दोनों क्लोज है तो आप देख सकते हो कि यहां पे एक करंट देखो, जब फर्स्ट केस था तो इसमें करंट A2D फ्लो हुआ, दूसरा जो केस है उसमें देखा तो करंट D2A फ्लो हुआ। तो दोनों करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है और इंड्यूस ईएमएफ जो बनेगा वो भी सेम ही होगा, बट दोनों की जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, सेम है दोनों लूप में। तो दोनों की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पे भी आंसर क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। चलो, तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। चलो, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो बार बार देखने का, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार है। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको इसमें बहुत ही मजा आएगी, बट इसके पहले आपको कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये जो आपको यहां पे दिख रहा है इसको बोला जाता है रिओस्टेट। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रिओस्टेट। ये फिजिक्स लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इस साल तो आपके नसीब में नहीं है, ठीक है, मे बी तुम्हारी प्रैक्टिकल एग्जाम शायद ही हो या कैंसिल भी कर दे। तो जब आप 12th के प्रैक्टिकल करोगे तो इसमें डिवाइस होती है रिओस्टेट। रिओस्टेट क्या करता है कि यहां पे देखो, ये आपको स्लाइडर दिख रहा है, यहां पे ये जो है ब्लैक कलर का वो स्लाइडर है। अब यहां से इसकी लेंथ
एक एंड से स्टार्ट होती है, यहां पे इसकी लेंथ 0 है, फिर यहां पे इसकी लेंथ मान लो कुछ L इज इक्वल टू वायर जो है यहां पे है वाइंडिंग किया होता है, ये लूप पूरा वायर होता है। तो यहां पे जो कॉन्टेक्ट है ये ब्लैक कलर का स्लाइडिंग, इसको आप मूव करोगे, ठीक है, तो जैसे ये इसकी ओर आ रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, जैसे ये इस साइड आता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, और आप उस एंड पे लेकर जाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। मींस कि वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसा, रिओस्टेट का काम क्या है कि आपको सर्किट में वो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, आप चाहते हो कि करंट का चेंज करना है हमें, तो करंट को चेंज करने के लिए अगर आप रिओस्टेट वहां पे लगा दो, डीसी सप्लाई दिया है और वहां पे आपको करंट चेंज करना है, तो इसके साथ रिओस्टेट लगा दो, रिओस्टेट में आप जो स्लाइडर है इसको मूव करो तो कंटिन्यूसली वहां पे रेजिस्टेंस जो है सर्किट का चेंज होगा, तो इसकी वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका भी चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्किट में करंट इससे वेरी कर सकते हो। दिस इज द रिओस्टेट। चलो दूसरी चीज आपको ये समझना है यहां पे कि ये लूप है, ठीक है, इसकी कुछ रेडियस है मान लो ए, और इसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो होता है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू 3/2, ऐसा कुछ फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए मैग्नेटिक फील्ड जो आपको एक्स डिस्टेंस पे मिलेगा वो इतना होता है। ठीक है, चलो अब तीसरी एक और चीज समझनी है इसमें कि जस्ट सपोज कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर की लेंथ मुझे दिया हुआ है, दिस इज द 10 मीटर। कितना है वायर का लेंथ, जो वायर है इसका लेंथ दिया हुआ है दिस इज 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 20 ओम। तो आपको पूछा कि भाई पर यूनिट लेंथ में इसका रेजिस्टेंस कितना, और वो तो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म इसका जो क्रॉस सेक्शन है वायर का कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यहां पे आपको पर यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस पूछा तो आप क्या करोगे, R/L कर दोगे, तो आपको मिलेगा 2 ओम पर मीटर, 20/10, तो विल गेट 2 ओम पर मीटर। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, मींस कि एवरी 1 मीटर पार्ट में ये वायर जो है इसमें रेजिस्टेंस है 2 ओम, 1 मीटर में 2 ओम, नेक्स्ट वन में भी 2 ओम, क्योंकि ये जो वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन है दिस इज द यूनिफॉर्म। ठीक है, तो आपको हर एक 1 मीटर में इसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा दिस इज द 2 ओम। अब जस्ट सपोज कि आपको बोला कि 4 मीटर वायर अगर होता तो रेजिस्टेंस कितना होता, ये तो 10 मीटर का है तो 20 ओम है, तो अगर 4 मीटर का वायर हम ले तो वो वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे फाइंड करो, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 4 मीटर के लिए रो इंटू एल, तो रो है 2, लेंथ कितनी ली आपने 4 मीटर, तो 8 ओम हो जाएगा। आपने जो वायर लिया इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 8 ओम। ऐसे है 5 मीटर वायर का पूछा तो रो इंटू 5, 2 इंटू 5 10, तो इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यहां पे भी हमने रिओस्टेट में भी वायर लगाया हुआ, ठीक है, वो वायर की कुछ लेंथ होती है। चलो, तो ये कंसेप्ट जो यहां पे मैंने आपको सिखाया वो क्वेश्चन नंबर 20 में यूज किया जाएगा और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल से। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो आपको क्या डेटा दिया हुआ है, डेटा इज गिवन, so circular coil of n turns and radius a connected to battery of EMF epsilon through a rheostat। देखो क्या दिया है, मैं यहाँ पे जो कंडीशन है इसको ड्रॉ कर रहा हूं। चलो यहां पे इस तरह से आपको एक सर्किट दी हुई, देखो यहां पे ए सेल और सेल का रेजिस्टेंस है वो R है, और ये जो लूप एक n टर्न्स, इसकी जो डेटा दी है इसको मैं नोट कर लेता हूं, n टर्न्स है, रेडियस a है, इसका रेडियस क्या दिया है a, ठीक है, एंड connected to battery of EMF epsilon through a rheostat, the rheostat has total length L and resistance R। अब ये जो rheostat दिया है इसका टोटल लेंथ है L और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है।
total. The resistance of coil is R. The resistance of coil is R. Sorry, ये जो रेजिस्टेंस सेल का नियम है, किसका रेजिस्टेंस दिया है, ये कोइल जो है इसका रेजिस्टेंस हमें दिया है R. A small circular loop of radius a dash and resistance r dash is placed coaxially with the coil. देखो ये जो है दूसरी कॉइल के बारे में बात कर रही है. दूसरी कॉइल है कोएक्सियल, मींस कि दोनों की जो एक्सिस है वो कैसी रहे, कॉमन. ठीक है, आप देख सकते हो ये ऊपर और ये नीचे, और दोनों को कुछ एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है. और ये जो कॉइल है इसका रेडियस आपको दिया है आर डैश, सॉरी रेजिस्टेंस आर डैश, और रेडियस इसका दिया हुआ है ए डैश. चलो फिर द सेंटर ऑफ द लूप इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल. देखो ये लूप कितने डिस्टेंस पे रखा है, एक्स डिस्टेंस पे. कितने डिस्टेंस पे, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, एक्स. इन द बिगिनिंग द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ऑफ रियोस्टेट एट लेफ्ट and then onward is moved towards the right at a constant speed v. और मैंने जो आपको रियोस्टेट बताया था, इसमें बताया था ना, एक एंड पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, एक एंड पे जीरो होता है. तो पहले वो जीरो पे है, फिर इसको हम मूव करते हैं. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v से. देखो कितनी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड v से इसको मूव करवाया जाता है. ठीक है, तो फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द स्मॉलर सर्कुलर लूप एट इंस्टेंट. चलो अब इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है. तो पहली चीज कि यहां पे इंड्यूस ईएमएफ क्यों बनेगा. ठीक है, तो देखो इंड्यूस ईएमएफ बनने का मेन बेसिक जो रीजन होगा वो कौन हो, वो आपको पहले समझना है कि अगर ये रियोस्टेट नहीं होता, वहां पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता, तो ये सर्किट में से करंट भी कैसा फ्लो होता, कांस्टेंट होता. जो करंट इस सर्किट में से आई फ्लो होता वो कांस्टेंट होता. ठीक है, क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है. अगर करंट कांस्टेंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता. तो वहां पे कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं मिलता. बट यहां पे हमने रियोस्टेट लगाया और ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो रियोस्टेट है इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं. ठीक है, अगर हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है, ये सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा टाइम के साथ. और अगर वो रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी चेंज होगा टाइम के साथ. तो ऑब्वियसली ये जो लूप है, ठीक है, लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा. और वो किसके साथ जुड़ेगा, ये वाले लूप के साथ वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा. तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और वही इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड करना है. चलिए तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते जाते हैं. बहुत ही बड़ा न्यूमेरिकल्स है बट इजी है. एक बार आपने समझ लिया कि कंसेप्ट क्या है तो आपको बहुत ही मजा आएगा. देखो फर्स्ट, ये जो लूप है इसमें से करंट पास हो रहा है आई. कितना करंट पास हो रहा है, आई. तो इसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. तो ऑलरेडी अभी मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एक्स डिस्टेंस. तो आप मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, करंट आई फ्लो हो रहा है, आई रेडियस इसकी ए स्क्वेयर, टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2. चलो इतना ये हम लिख सकते हैं. अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं कि ये जो लूप है, ठीक है, ए डेस रेडियस का जो लूप है इसके साथ इंड्यूस होने वाला, सॉरी लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल, लिंक विथ कॉइल चलो कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए. तो आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर बाई 2 ए स्क्वेयर प्लस
एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2 इंटू पाई ए डेस स्क्वेयर, क्योंकि वो जो हमने कॉइल ली है वो कॉइल जो है इसका एरिया रेडियस ए डेस है, तो एरिया कितना होगा पाई ए डे स्क्वेयर। तो इतना फ्लक्स टोटल किसके साथ जुड़ रहा है, वो कॉइल के साथ। चलो इतना फ्लक्स है तो ऑब्वियसली वहां पे इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, तो डी फाई बाई डी टी क्या करते हैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। चलिए तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखता हूं, यहां पे जगह नहीं है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि इंड्यूस ईएमएफ डी फाई बाई डी टी। चलो अब यहां पे जब फाई की वैल्यू आप पुट करोगे तो जो कांस्टेंट है वो सबको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, फिर इसके बाद एक ए स्क्वेयर था, फिर पाई ए डे स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2। जो चेंज हो रहा है वो है करंट, क्या चेंज हो रहा है, डी आई बाई डी टी। देखो करंट जो है वही चेंज हो रहा है और वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंड्यूस ईएमएफ के लिए। देखो यही फॉर्मूला था, सारी वैल्यूज पुट कर दी, कुछ भी बाकी नहीं रहा। फ्लक्स म्यू नॉट एज इट इज एन ए स्क्वेयर पाई ए डे स्क्वेयर 2/n², 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2, सब कुछ एज इट इज, सिर्फ हमने करंट का हम करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इस यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंड्यूस ईएमएफ। चलो अब एक डी आई बाई डी टी जो है वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसी को ही हमें फाइंड करके यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है। तो देखो कैसे इसको फाइंड किया जाएगा, तो ध्यान से समझना। इस सर्किट जो है इसमें टोटल, पहले मैंने आपको रियोस्टेट के बारे में बात किया कि रियोस्टेट जो है इसका टोटल रेजिस्टेंस आर है और इसकी टोटल लेंथ एल है। तो टोटल इसका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ रियोस्टेट। तो आप इसको रो इज इक्वल टू लिख सकते हो, दिस इज आर बाई एल, दिस इज आर बाई एल। अब इसकी स्पीड v है तो हमें नहीं पता है कि वो कोई भी इंस्टेंट पे कितना चला, हम ऐसा मान लेते कि वो y डिस्टेंस चलता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है y। तो अगर वो y लेंथ ट्रैवल करता है तो y लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। इफ रियोस्टेट if rheostat slider moves y डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव किया, y डिस्टेंस, तो वो y मीटर या y डिस्टेंस का जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप लिख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस होगा इसका आर डेस, इसको हम आर डेस नाम देते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया रो इंटू वाई, एंड दिस बिकम आर बाई एल, वाई आर बाई एल, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस अगर वो स्लाइडर को हमने कुछ वाई डिस्टेंस मूव किया। चलिए अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखो, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ऑफ द सर्किट। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस इज वाई आर बाई एल प्लस आर। देखो हाँ ये लूप जो है इसका रेजिस्टेंस दिया ना आर, और ये रियोस्टेट का, सेल के बारे में कुछ बोला नहीं है तो सेल का रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ कितना हुआ,
वाई आर बाई एल प्लस आर, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट और ये जो लूप है इसका। चलो अब करंट कितना सर्किट में, तो करंट के लिए आप लिख सकते हो करंट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर इक्विवेलेंट। तो आपको मिल गया एप्सिलॉन अपॉन वाई आर बाई एल प्लस आर, दिस इज द करंट फ्लो इन द सर्किट। टोटल इतना करंट फ्लो होगा। चलो अब ये करंट इतना फ्लो हो रहा है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और वही डी आई बाई डी टी की वैल्यू वहां पुट करनी है। चलो तो डी आई बाई डी टी के लिए आप क्या करोगे, डी आई बाई डी टी कैसे किया जाएगा, तो देखो डी आई बाई डी टी हम करेंगे तो हमें वेरिंग करंट मिल जाएगा। चलिए डी आई बाई डी टी, यही करंट का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही आ जाएगा, डी बाई डी टी इसे लिखा जाएगा वाई आर बाई एल प्लस आर रेस टू माइनस वन है, रेस टू क्या है माइनस वन। अब इसमें जो वेरिएबल है वो वाई है, वेरिएबल कौन है वाई, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन तो होगा ही। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है माइनस वन, तो आप लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन आगे किया ही होगा कि जो माइनस वन है वो आगे आ जाएगा, तो ये माइनस एप्सिलॉन और माइनस वन रेस टू माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई आर बाई एल प्लस, यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है इसके अंदर भी डिफरेंशिएशन होगा, तो आर बाई एल तो कांस्टेंट है, आर बाई एल तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। बट ये जो y वेरिएबल है तो इसको क्या लिखा जाएगा, दिस इज डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, और ये r जो है स्मॉल r वो तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। देखो अंदर y भी है, y वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी आर बाई एल एज इट इज रहेगा, और जो स्मॉल r है वो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिला डी आई बाई डी टी, दिस इज व्हाट, दिस इज डी आई बाई डी टी हमें मिला। अब इसी की ही वैल्यू हम वहां पुट करेंगे। देखो तो यहां पे इसकी जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपको इंड्यूस ईएमएफ जो मिलेगा म्यू नॉट एन ए स्क्वायर पाई ए डे स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू, देखो यहां पे आप लिख सकते हो, और ये डी वाई बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी हुआ, टाइम के साथ जैसे जैसे वो मूव करेगा, तो ये डी वाई बाई डी टी ऑलरेडी दिया है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो डी वाई बाई डी टी जो है आप इसको क्या लिख सकते हो वी। तो देखो हम यहाँ पे माइनस था, ये माइनस दोनों कैंसल, तो आप इसे नोट कर सकते हो एप्सिलॉन वी, फिर आर भी है, और डिवाइड बाई एल, एल भी है, और ये पूरा जो रेस्ट माइनस है डिवाइड में जाएगा तो वो प्लस, तो आर स्क्वायर, ये पूरा आप डी आई बाई डी टी हमने लिखा। डी वाई बाई डी टी को क्या लिखा, इसको आप वेलोसिटी बोल सकते हो, वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ठीक है। जो इसकी स्लाइडर को जो हम मूव करते हैं तो इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। चलिए अब जो आपको फर्स्ट केस में जो बोला हुआ है इसकी बात करते हैं वापिस न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला आ गया इंड्यूस ईएमएफ का। अब देखो ए में क्या बोला है, द कॉन्टेक्ट बिगिंस टू स्लाइड, कॉन्टेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, क्या करता है, जस्ट वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, वो y इज इक्वल टू एल होगा। कितना रेजिस्टेंस होगा इसका, जो रेजिस्टेंस है जस्ट t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे, ये कौन से टाइम की बात कर रहे हैं कि जस्ट बिगिन टू स्लाइड मींस t इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी जो लेंथ होगी रियोस्टेट का जो वायर है
इसकी y इज इक्वल टू एल होगी, तो y की जगह पे l रखोगे यहाँ पे तो एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट आंसर बनेगा, चेंजेस यहाँ पे सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है, म्यू नॉट एन ए स्क्वेयर पाई ए डे स्क्वेयर अपॉन 2 a² प्लस x² रेस टू 3/2 एज इट इज, फिर एप्सिलॉन वी आर अपॉन यहाँ पे y की जगह पे क्या पुट करना है, l, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो ए एल बी एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे r प्लस आर का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब बी पार्ट में देखो क्या बोला है कि बी पार्ट जो है इसमें दिया, इट हैज स्लाइड थ्रू हाफ द लेंथ ऑफ द रिओस्टेट। कितना स्लाइड किया, हाफ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/2। y कितना हो जाएगा, y आपका कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू l/2। कितना मूव किया हमने इसको, y कितना मूव कर रहे हैं, l/2, तो यहां पे y की जगह पे l/2 रखो तो r/2 आ जाएगा, सब कुछ सेम, कोई चेंजेस नहीं। तो यहां पे आपको नया ईएमएफ जो मिलेगा, सेम म्यू नॉट एन ए स्क्वेयर पाई ए डे स्क्वेयर अपॉन 2 a² प्लस x² रेस टू 3/2 इंटू एप्सिलॉन वी आर एल एंड यहाँ पे r/2 प्लस r का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी था बट कॉन्सेप्ट बहुत ही जोरदार था, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर आप करते हो तो आपके दिमाग की अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, उसमें दिया हुआ है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। चलो पहले जो डेटा हमें दिया है इसको हम जरा नोट कर लें कि डेटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है। 2 × 10⁻² मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स it is also given, this is 50. A uniform magnetic field B is, it is also given, this is 0.2 Tesla, exists in the space in direction parallel to axis of the loop। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप के एक्सिस जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। द कॉइल इज नाउ रोटेटेड अबाउट डायमीटर, और कॉइल को कैसे रोटेट किया गया, along the diameter enough through an angle of 60 डिग्री थीटा। तो पहले थीटा था दोनों के बीच में 0 डिग्री, फिर θ2 कितना हो गया, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। मीन्स कि ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर इनसाइड द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया हुआ, इनसाइड द प्लेन। और आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इसका एरिया वेक्टर भी जो लूप है इसका भी अंदर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और ये जो लूप है इसको अलोंग द डायमीटर इसको रोटेट किया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लूप जो है इसके साथ लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी करेगा। तो आपको पूछा क्या है, The coil is now rotated about diameter through an angle of 60 degree. The operation takes 0.1 second। चलो टाइम भी दिया है कि भाई ये ऑपरेशन होने में कितना टाइम लगता है, दिस इज 0.1 सेकंड। फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। फर्स्ट ईएमएफ हमें फाइंड करना है। चलिए तो ईएमएफ फाइंड करना है, और एक चीज हमें दी हुई है, रेजिस्टेंस भी दिया है, इसको भी नोट कर लेते हैं, दिस इज 4 ओम। चलिए तो फर्स्ट इंड्यूस ईएमएफ के लिए आप जानते हो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस
इनिशियल फ्लक्स बाई डेल्टा टी। अब इसको अंदर लेके जाओगे तो फाइनल फ्लक्स माइनस प्लस इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा एंड डिवाइड बाई डेल्टा टी। चलो फाइनल फ्लक्स जो है दिस इज minus NBA cos 60 and this is NBA cos 0 by delta t. Now put all values. NBA को कॉमन निकाल लो और ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू -1/2, दिस इज cos 0 की वैल्यू +1 और डिवाइड बाई डेल्टा टी। चलो तो आप इंड्यूस ईएमएफ लिख सकते हो एन नंबर ऑफ टर्न्स देखो कितने हैं, दिस इज द 50, मैग्नेटिक फील्ड दिस इज 0.2 टेस्ला, एरिया ऑफ द दिस लूप पाई आर स्क्वेयर इसका फॉर्मूला, तो आप इसे लिख सकते हो पाई आर स्क्वेयर करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर यहां पे 1/2 -1/2 +1 क्या होगा +1/2 डिवाइड बाई डेल्टा टी कितना दिया है, दिस इज 0.1। चलो ये हमें इंड्यूस ईएमएफ अगर यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से ये दोनों के 10 तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां से 2 भी कैंसिल तो भी कैंसिल, 50 इंटू 2 वो होता है 200 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पे ये 2 0 और 2 0 ये -2 वो कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई मीन्स 6.28 इंटू 10⁻² वोल्ट, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। तो इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब आगे की कहानी में देखो क्या बोला हुआ है, इफ द कॉइल इज क्लोज्ड वन and has resistance 4 ohm. Calculate the net charge crossing a cross section of the wire of the coil. तो कितना चार्ज यहां पे प्रोड्यूस होगा, चलो चार्ज फाइंड करना है तो सेम ईयर बी पार्ट, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाई आर, ये फॉर्मूला है। अब फ्लक्स आप यहां पे नोट कर सकते हो, देखो ये पूरा फ्लक्स था ऊपर NBA/2 कितना NBA/2 इंटू आर। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, N जो है वो 50 है, B की वैल्यू 0.2 है तो इसको 2/10 लिख देते हैं तो कैंसिल करने में आसानी रहेगी, और एरिया जो लूप का दिया है दिस इज पाई एंड आर स्क्वेयर, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴। हाँ यहाँ पे एक और ये 2 भी आएगा, 2 भी लिखना पड़ेगा ना, 2 और हाँ वो तो कैंसिल हो गया, पाई/2, आंसर जो फाइनली आएगा वो आएगा पाई/2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आप इसे नोट कर सकते हो 1.57 कितना हो जाएगा, दिस इज बिकम 1.57 इंटू 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, तो इतना टोटल चार्ज आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर। नेक्स्ट में देखो आपको दिया है अ क्लोज कॉइल having 100 turns is rotated in a uniform magnetic field 4 into 10⁻⁴ Tesla about diameter which is perpendicular to the field. The angular velocity of rotation is 300 revolution per minute. देखो पहले जो हमें डेटा दिया है इसको हम नोट कर ले, तो डेटा में फर्स्ट दिया है नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज 100, then magnetic field it is also given, this is 4 into 10⁻⁴ Tesla, then
एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कि ओमेगा इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है। द एरिया ऑफ द कोइल, एरिया इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में, 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, दिस इज 4 ओम। कितना दिया है? दिस इज 4 ओम। फाइंड एवरेज ईएमएफ डेवलप इन अ हाफ टन फ्रॉम द पोजीशन वेयर द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड एवरेज ईएमएफ इन अ फुल टन एंड द नेट चार्ज डिस्प्लेस इन पार्ट ए। तो 3 चीजें हमें बतानी है। तो देखो, फर्स्ट कि आपको एवरेज ईएमएफ फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाहर है, लूप ऐसे था, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। अब इसको हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे, पहले ऐसे था, 180 डिग्री पे रोटेट किया, तो इसको कुछ टाइम लगा होगा। तो हाफ रोटेशन में इससे कितना टाइम लगा, अगर आपने वो टाइम, क्योंकि यहां पे टाइम नहीं दिया है, देखो एवरीथिंग इज गिवन बट टाइम नहीं दिया कि इसको हाफ रोटेशन में कितना टाइम लगा। अगर आपके पास वो वैल्यू आ जाए तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, पुट ऑल वैल्यूज विल गेट आंसर। ठीक है, तो यहां पे आपको θ1 भी दे दिया है, दिस इज 0, θ2 भी दिया है 180। तो ये बार बार इसको मैं बताऊंगा नहीं, आगे भी हमने ऐसा किया हुआ है। टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स, दिस इज 2 NBA अपॉन डेल्टा टी, तो आपको इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा। चलो, अब आप यहां पे डेल्टा टी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी फाइंड करने के लिए देखो, यहां पे आपको दिया है कि ये जो लूप है वो 1 मिनट में 300 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो 60 सेकंड इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 सेकंड में कितना, तो आप बता सकते हो कि 5 रिवोल्यूशन। 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे? 5। तो मुझे 1 रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड चाहिए, तो 1 रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा? तो 1 रिवोल्यूशन 1/5 सेकंड, दैट मीन्स कि ये कुछ हुआ 0.2 सेकंड, ये 1 रिवोल्यूशन। तो हाफ रोटेशन का कितना होता है? हाफ रिवोल्यूशन का 0.1 सेकंड होगा। कितना होगा? 0.1 सेकंड। तो इस तरह से आपने टाइम पीरियड डेल्टा टी क्या निकाला? डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड कर ली, दिस इज 0.1 सेकंड। चलिए, नाउ पुट ऑल वैल्यूज हियर। 2 नंबर ऑफ टर्न्स इज 100 to B is 4 into 10⁻⁴, and area, this is 25 into 10⁻⁴, divide by delta t, this is 1 by 0.1, मीन्स ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये 1000। तो यहां पे आप लिख सकते हो 25 इंटू 4 100, तो ये 100, 4 और 25 ये कैंसल इसके साथ, फिर और बचा 2 और 0.1 ऊपर जाएगा, तो ये आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। चलो, अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में एवरेज ईएमएफ इन अ फुल टर्न, फुल टर्न मींस कि ये लूप ऐसे था, घूम के वापिस पूरा इस तरह से आएगा 360 पे। कितनी डिग्री पे रोटेट होके आएगा? 360। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था वो बी ऐसे था, एरिया ऐसे था, दोनों सेम डायरेक्शन में बी ए था। आफ्टर फुल टर्न इट इज ऑल्सो बी है, तो नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स, पहले भी बी ए था, फाइनल भी बी है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स? 0। एवरेज ईएमएफ पूछा, क्या पूछा है? तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको?
0 मिलेगा, क्योंकि इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स बोथ आर सेम। तो इन एवरेज ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ पूछा, एवरेज, इसलिए 0 है। ठीक है, चलिए फिर सी पार्ट में आपको बोला है द नेट चार्ज डिस्प्लेस इन पार्ट ए, कितना चार्ज डिस्प्लेस होगा। चलो तो ये भी हमारे पास रिलेशन है ही, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। तो डेल्टा फाई ऑलरेडी हमने लिखा ऊपर 2NBA, पहले पार्ट में कितना फ्लक्स था 2NBA, और आर। चलो अब यहां पे इसकी सारी वैल्यूज पुट कर दो। एन जो है वो कितना है, ऑलरेडी फाइंड करोगे आप, सारी वैल्यूज पुट करोगे तो डेल्टा क्यू आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴, जो हमने यहां पे फाइंड किया था। सारी वैल्यूज पुट करोगे, आर की वैल्यू कितनी है, दिस इज 4, तो ये हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स 0.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम, 0.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आज के इस क्लास में बच्चा पार्टी हमने क्वेश्चन नंबर 16 से 22 कर लिए। अभी हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर आपने ये सारे वीडियोस देखे अगर सॉल्यूशन ऑफ एससी वर्मा के, और अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह होंगे तो। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।